अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नजम सेठी शो। मैं हूं उज़मा खान रूमी और मेरे साथ मौजूद नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जनरल कमर जावेद बाजवा ने बतौर आर्मी चीफ 2016 में अपने सफ़र का आगाज़ किया। इस 6 साला सफ़र पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, उनकी लेगेसी पर बात करेंगे, उनके दौर में क्या तनाज़ात थे और उनमें उनका किरदार क्या था, इस पर बात करेंगे। और वो जो तनाज़ात जिनको उनके साथ मंसूब किया गया, उनको जोड़ा गया, वो किस हद तक दुरुस्त थे और गलत थे, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ किस तरह से उन्होंने इमरान खान को सपोर्ट करने का फ़ैसला किया और नवाज़ शरीफ से दूर रहने में को तरजीह दी, और किस तरह फिर फाइनली इमरान खान के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब हुए। इस पर, इन्हीं मौज़ूआत पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। सेठी साहब, 2016 में आर्मी चीफ बने जनरल कमर जावेद बाजवा। उस वक्त उनकी जो शोहरत थी वो क्या थी और फिर इसमें बदलाव क्यों कर देखने में आया? जी हाँ, देखिए 2016 में जब मियां नवाज शरीफ साहब ने सेलेक्ट किया इनको, तो ये चौथे नंबर पे थे सीनियरिटी में। और जो टॉप सबके ऊपर जो दो नाम थे, एक था जनरल अशफाक नदीम का और एक था अपना जनरल बाजवा का। तो उस वक़्त नवाज शरीफ साहब ने ये फ़ैसला किया कि अशफाक नदीम जो सीनियर मोस्ट थे उनको नहीं लगाया और जनरल बाजवा को लगा दिया। और उस वक़्त दो चीज़ें हुई जब ये फ़ैसला हुआ लगाना इनको। अभी लगे नहीं थे, अभी फ़ैसला हो चुका था, अनाउंस हो गया था, मगर अभी वो स्टार्स नहीं लगे थे इन जनरल बात। जब पता चला कुछ लोगों को फ़ौज के अंदर जो जिनकी अपनी उमंगें थी, अपनी ख्वाहिशें थी, अपनी एम्बिशंस थी कि शायद ये लग जाएं, तो उन्होंने एक मुहिम इनके ख़िलाफ़ चलाई। अभी बने भी नहीं थे तो इनके ख़िलाफ़ एक मुहिम चली और मीडिया के अंदर छोटी सी चली, फिर उसको रोक दिया गया, मगर वो चली ज़रूर इनके ख़िलाफ़, ताकि किसी तरीके के साथ इनके ऊपर कोई दाग लग जाए। बाद में जाके पता ये चला कि उसके पीछे कौन था। वो जो शख्स उसके पीछे था उसकी अपनी उम्मीदें थी। वो थे DGISI उस वक्त के रिजवान अख्तर साहब। कहना ये है कि रिजवान अख्तर साहब उस वक्त DGISI थे। उनका ये ख्याल था कि अगर बाजवा बन गए तो ये चौथे नंबर पे हैं, तो फिर उनकी बारी नहीं आएगी। उससे पहले जब रिटायर होंगे तो उससे पहले वो फारग हो जाएंगे, क्योंकि जो सीनियर मोस्ट हैं वो तो वैसे रिज़ाइन कर जाएंगे, चले जाएंगे। उनकी ये ख्वाहिश थी कि जनरल अशफाक बने, और जब अगले उनके 3 साल के अंदर बाजवा की भी छुट्टी हो जाएगी और की भी हो जाएगी, और जनरल रिजवान की बारी आनी शुरू हो जाएगी। तो उन्होंने फिर ये, और जनरल बाजवा जब बन गए तो उनको पता, उन्होंने इंक्वायरी की तो पता चला कि ISI की तरफ से, जो उस वक़्त के सरबराह थे जनरल रिजवान अख्तर, उनकी तरफ से ये इस किस्म की कुछ मुहिम चलाई गई थी। अच्छा। तो जैसे ही फिर जनरल बाजवा आए, जनरल बाजवा ने रिजवान अख्तर को ISI से निकाल के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी भेज दिया, और बड़ी जल्दी वहाँ से उनको उनके ऊपर करप्शन के चार्ज लगा के और उनको फ़ौज से बाहर निकाल दिया। तो ये आम लोगों को ये पता नहीं है कि जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ आने से पहले ही एक साजिश हुई थी, और उसके ऊपर भी एक जर्नल की पर्सनल एम्बिशंस के बारे में ये थी। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि आगे भी जो कहानी बनती है उसके ऊपर जर्नलों की जो उमंगें हैं, अपनी पर्सनल एम्बिशंस हैं, वो सामने आती हैं, और इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरेस्ट कभी कभी पीछे हट जाते हैं। तो ये इसमें रोल ऑफ द इंडिविजुअल इन हिस्ट्री जो है उसके ऊपर भी रोशनी फिर हम डालते हैं कि लोगों की अपनी जो ख्वाहिश होती है वो कैसे आइन को भी धज्जियाँ उड़ा देती है और इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट को भी, क्योंकि वो अपने आप को बढ़ाना चाहे। तो ये पहला केस था, जनरल बाजवा ने टेस्ट किया इस चीज़ को। उसके बाद क्या हुआ कि जनरल बाजवा बन गए, रिजवान अख्तर की छुट्टी हो गई, कंसोलिडेट हो गए, जनरल अशफाक नदीम जो थे वो रिटायर हो गए, उसके बाद वफात पा गए वो कुछ अरसे के बाद। ही वॉज अ ग्रेट ऑफिसर, सॉलिड ऑफिसर। मगर जनरल बाजवा के बारे में नवाज शरीफ साहब का ये ख्याल था, बड़े खुले डुल्ले रहे, कोट अनकोट ये लफ्ज़ मैंने सुने थे किसी के मुंह से कि जनरल बाजवा खुले डुल्ले थे और बिल्कुल सियासत में इंटरेस्ट नहीं लेते। इसलिए 2014 के धरनों के भी खिलाफ थे ना। तो अब उससे पहले हमें ये भी बताया गया था कि रहील शरीफ साहब भी बड़े खुले डुल्ले हैं, और वो मगर उन्होंने भी जो फिर रोल अदा किया वो बड़ा नेगेटिव किस्म का था, धरने सपोर्ट किए वगैरह, और आखिरी वक्त तक उनकी कोशिश रही जाने से पहले भी कि वो नवंबर में गए ना 2016 में, तो 2 अक्टूबर तक तो वो कोशिश करते रहे किसी तरीके के साथ धरना कामयाब हो जाए या नवाज शरीफ साहब जो है वो इसकी छुट्टी हो जाए। और आपको याद है कि नवाज शरीफ साहब ने उनको बुला के ये इल्ज़ाम भी लगाया था कि आपका जो DGISI है ज़हीरुल इस्लाम, वो मेरे ख़िलाफ़ गड़बड़ कर रहा है और मेरे पास टेप रिकॉर्डिंग भी है और इसके ख़िलाफ़ एक्शन लें। तो जो DGISI उस वक़्त का थे
उनका भी एक रोल था डिस्टेबलाइजेशन में। जनरल रहील भी उनके कैदी बन गए एक किस्म के, हालांकि उनकी था नहीं, इंक्लिनेशन नहीं थी, मगर DGISI उनको चला रहे थे उस वक्त। और जब वो फिर रहील शरीफ भी फ़ारग हो गए, ज़हीरुल इस्लाम भी फ़ारग हो गए, और नए DGISI रिजवान आ गए इस तरफ, उधर ये आ गए, फिर रिजवान साहब को निकाल दिया गया। तो शुरू में ही ये इस किस्म की चीज़ें बिहाइंड द सीन्स चल रही थी, ये आगे जाके और भी बढ़ती हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो जनरल बाजवा जब पैनमा हुआ उस वक्त तक तो ये बिल्कुल न्यूट्रल थे। ये जब सब कोर कमांडर कोर हेडक्वार्टर्स मिलने गए अपनी अपॉइंटमेंट के बाद, नॉमिनेशन के बाद, तो एक आध जगह पे इनको सवाल भी पूछा गया कि क्योंकि इन्होंने उस वक्त ये मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ था कि फ़ौज का कोई रोल नहीं है सियासत में। हर जगह पे जाके यही कहते थे कि वी आर लॉयल टू द गवर्नमेंट, हम आइन के मुताबिक चलेंगे, हम किसी जगह पे भी कोई मुदाखलत नहीं करेंगे। हर जगह पे ये लेक्चर दिया उन्होंने। तो इनके इरादे भी अच्छे थे, नेक थे और सही बातें भी कर रहे थे। मगर एक आध जगह पे किसी जूनियर अफसर ने इनको चैलेंज भी किया कि देखिए आप जिसकी बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, इसकी उसकी मुदाखलत नहीं करनी, मगर देखें वहाँ चोर बैठे हुए हैं, ये है वो है फलाना। तो थोड़े से ये हिल भी गए थे कि अच्छा ऐसे भी सेंटिमेंट है वहाँ, जो कि लोग खड़े होकर इनसे पूछ रहे थे। तो एक छोटा सा काउंटर प्रेशर भी इन पे आना शुरू हो गया कि आप इतना भी ना आगे बढ़ के हुकूमत के हामी बने, और ये कि जमहूरियत शूरियत आप ज़रा पीछे हटके रहें, ये गड़बड़ भी हो सकती है। तो ये थोड़े केयरफुल भी हो गए। शुरू में बड़े एक्सपेंसिव थे, और नहीं जी सियासत में हमने हिस्सा नहीं लेना, हमारा रोल बड़ा ये है वो है। उसके बाद पैनमा हो गया 2017 में, आपको याद है। जब पैनमा हुआ तो उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। आज मैं ये रिवील करने लगा हूँ, किसी को इस बात का पता नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जनरल बाजवा ने मुझे खुद एक कॉन्वर्सेशन के अंदर ये बात बताई थी। हुआ ये कि पाकिस्तान ने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीती थी, आपको याद होगा। मैं उस वक्त PCB में कुछ करता धरता था। तो जनरल बाजवा की तरफ से, बिकॉज क्रिकेट के बड़े शौकीन हैं, तो एक इनविटेशन आया कि टीम को मेरे पास लेके आए, मैंने भी उनको इनाम वाम देना है। उसके उस वक्त नेवी चीफ़ ने भी बुलाया था टीम को, आर्मी चीफ़ ने भी बुलाया था, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी, नवाज शरीफ साहब ने भी बुलाया था, और तोहफे इनाम वाम दिए थे। तो मुझे आया कि जी वो टीम को लेके आए, तो मैं ले गया अपनी टीम को वहाँ GHQ। वहाँ जनरल बाजवा के साथ गपशप हुई तो मुझे उस वक्त उन्होंने एक बात कही। अब मुझे एहसास इस बात को हुआ कि वो थोड़े गिल्टी फील कर रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ के ऊपर प्रेशर आ रहा था कि पैनमा हो चुका था, ठीक, और गड़बड़ हो रही थी कि अब क्या होगा, इंक्वायरी होगी नहीं होगी। और नवाज शरीफ साहब ने ये कहा था उस वक्त कि जी मैं सुप्रीम कोर्ट को कहता हूँ कि इंक्वायरी कमीशन बनाएं, मुझे चेक करें। पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर ये बात कही थी, और उस वक्त फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये टेकअप कर लिया और कहा जी हम बनाते हैं। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक JIT बनेगी जिसके अंदर एक MI से बंदा आएगा और एक ISI से भी आएगा, ठीक। मुझे याद है कि जनरल बाजवा ने उस वक्त ये सोचा कि हमें इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए इस JIT में, और उन्होंने अपने जज एडवोकेट जो होते हैं फ़ौज के, उनको कहा कि भाई हमें ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो तुम ख़तवत बनाओ कि हमारा काम नहीं है ये JITs में, इस किस्म की JITs में, तो हम नहीं इसमें हिस्सा लेना चाहिए। वो दूर रहना चाहते थे, वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे। ये जो एक नया ड्रामा शुरू हो गया था नवाज शरीफ के साथ के ख़िलाफ़, तो उनको जो एडवाइस मिली जज एडवोकेट जनरल से, वो ये थी कि नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आप नहीं ये कह सकते कि हम नहीं हिस्सा लेंगे, अब तो हमें देने पड़ेंगे। तो इन्होंने फिर कहा कि मैं तो नहीं देना चाहता था, मगर मुझे फिर ये एडवाइस आई तो फिर हमें देने पड़े बंदे। तो मुझे एकदम एहसास हो गया, बातों बातों में ये बात है, मुझे ये एहसास हुआ कि ये चाहते हैं कि ये मैं नवाज शरीफ को कन्वे करूं, इसीलिए मुझे ये बता रहे हैं कि मेरा तो नहीं था, मैं तो, और तो मतलब है कि तो उस वक्त भी नरम रवैया था इनका नवाज शरीफ के साथ, मगर प्रेशर में आ रहे थे। फ़ौज के अंदर से भी प्रेशर था, जो सुप्रीम कोर्ट से भी प्रेशर था, और तो ये थोड़ा सा पीछे हट रहे थे, मगर खुश नहीं थे, मगर पीछे हट रहे थे। और मैं समझता हूँ इसी तरीके के साथ ये आगे भी मामला ऐसे ही चला। फिर वो JIT बन गई, फिर JIT के बाद आपको पता ही है वो क्या निकला, इकामा आ गया, ये हो गया, वो हो गया, हर किस्म की फिर ये एवन फील्ड और दुनिया जान के गंद बला आनी शुरू हो गई। उसके अंदर JIT के अंदर एक MI का और एक ISI का भी। तो अब सूरत हाल ये है कि उस वक्त तक तो ये ऐसे ऐसे थे, नए आए थे, समझते थे कि नवाज शरीफ ने मुझे बनाया है, मैंने सियासत पे हिस्सा नहीं लेना, मगर एक ऐसी मोमेंटम चल रहा था सियासत का जिसके अंदर फ़ौज के लोग भी थे, जजेस भी थे,
ब्यूरोक्रेसी भी थी और सियासतदान भी थे जो प्रेशर आ रहा था, और ये मेरा ख्याल है उस प्रेशर के अंदर कमज़ोर हो गए। इन्होंने तकड़े होकर खड़ा नहीं किया कि नहीं हम नहीं पॉलिटिक्स में हिस्सा लेंगे, एक्टिविज्म के आगे जो है वो स्टैंड नहीं कर सके। नहीं किया, और इन्होंने कहा ठीक है कोई नहीं। फिर और मेरा ख्याल है वो दिन है, और ये आखिरी दिन में बड़ी इस किस्म के मौके आए हैं जहाँ उन्होंने समझ नहीं आई कि मैं इधर खड़ा हो जाऊँ या इधर खड़ा हो जाऊँ, और उन्होंने कोशिश की कि मैं इधर भी खड़ा रहूँ इधर भी खड़ा रहूँ, जिसकी वजह से फिर ना वो इधर के रहे ना वो उधर के रहे। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इनका दौर के अंदर इनका जो रवैया रहा है वो क्या रहा है, जिसकी वजह से आज इनको नून लीग भी पसंद नहीं करती और PTI इनको गालियाँ दे रही है। तो इसलिए ये शुरू में ही ये ऐसे एक सिचुएशन बन गई थी। उसके बाद तो खैर हमें पता क्या हुआ कि मियाँ साहब को अदालतों ने निकाल दिया। और तो ये जनरल बाजवा जो है, इन्होंने वो कहते हैं कि 5 प्राइम मिनिस्टर्स के साथ काम किया, 4 चीफ जस्टिस के साथ काम किया और 2 प्रेसिडेंट्स के साथ ये अपने 6 साल के अंदर, और एक एक्सटेंशन भी ले ली, और फिर आखिरी जाते जाते वक्त एक 6 माह और एक्सटेंशन। वो शख्स जो इनको गालियाँ दे रहा था वो कह रहा था इनको 6 माह की और एक्सटेंशन दे दें, और मैं आपको कह रहा हूँ इनका दिल बना हुआ था कि एक 6 महीने और मिल जाए। मेरा जो रेपुटेशन ख़राब हो गई है मैं इसको थोड़ा ठीक करता हूँ, कम से कम मैं एक फेयर इलेक्शन करवा के चला जाऊँ ताकि ये लोग याद रखेंगे, और 6 महीने मुझे मिल जाएं तो फिर 6 महीने के बाद इलेक्शन हो जाए और मैं हैंड ओवर करूँ उस वक्त एक इलेक्शन करवा के। तो जनरल बाजवा का इब्तदा भी ऐसी थी जिसमें मामला थोड़े से इस किस्म के थे, फिर ग्रे जोन आ गई, फिर वो पनामा आ गया, फिर वो फैसला करना पड़ा इधर खड़ा होना है उधर खड़ा होना है, और लगे गए। मुझे याद है एक कॉन्वर्सेशन के 2019 में ये फिर भी कन्फ्यूजन में थे कि इमरान खान साहब को 1.5 साल हो गया था, साल 1.5 साल हो गया, और कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, कन्फ्यूजन थी। IMF में आना है IMF में जाना है, ये नहीं जाना, क्या करना क्या नहीं करना। तो उस वक़्त भी जनरल बाजवा जो थे सोचों में पड़े हुए थे कि अब क्या करें। एक तरफ तो इमरान को सपोर्ट करना है और कोई चारा नहीं है, बिकॉज इमरान नवाज शरीफ तो हेट करता है, और दूसरी तरफ ये है कि ये काम नहीं हो रहा, जो ये ना हो कि आगे जाके बदनामी हो जाए हमारी, हमने इसको सपोर्ट किया हुआ है। उस वक्त भी इनके जहन के अंदर ये बात चल पड़ी थी। ये मैं आज आपको बता रहा हूँ, मेरी जनरल बाजवा से मुलाकात हुई थी लंदन में 2019 में। ये आए हुए थे किसी काम से, मैं भी वहाँ था, तो मैंने देखा कि बड़े ही वॉज इन चार्ज, ही वॉज इन कमांड ऑफ एवरीथिंग। मगर इनके जहन में जो मैंने एहसास किया, जो मुझे एहसास हुआ कि परेशान थे कि ये डिलीवरी नहीं दे रहा है इमरान खान, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। तो उस वक़्त मुझे ऐसे सेंस किया कि ये ऑप्शंस जब सोचते हैं तो उस ऑप्शन के अंदर शहबाज शरीफ तो एक्सेप्टेबल है क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटर है और वो काम करता है और मईशत वगैरह संभाल लेगा, तो नवाज शरीफ का क्या किया जाएगा। और PTI के अंदर अगर अंदर से कोई तब्दीली आती है तो वो जो तब्दीली आएगी वो फिर इमरान के बगैर कैसे कौन चलाएगा PTI को, कोई चला सकता नहीं है, इमरान चलने नहीं देगा। शाह महमूद कुरैशी कमज़ोर आदमी है, कोई खड़ा नहीं होगा। असद जो है वो कंफ्यूज्ड है और वो वैसे भी उसकी कोई शोहरत नहीं है, कोई ऐसी अहमियत नहीं है। तो या तो इमरान है या फिर शहबाज है, मगर शहबाज जो है वो नवाज़ के बगैर कुछ नहीं है। तो क्या नवाज़ अग्री करेगा या नहीं अग्री करेगा, या नवाज़ का क्या रवैया होगा, उसको कौन मनाएगा। वो ये है कि वो तो बहुत मुश्किल है नवाज़ को मनाना, तो फिर ठीक है इसी के साथ चलते हैं। इस किस्म का मुझे इम्प्रेशन मिला। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ वो बातें जो आज तक नहीं हुई, जिसके साथ आपको समझ आएगी कि वो जो उनका रास्ता 6 साल का है उसके अंदर क्या अप्स एंड डाउन्स आए, उनके जहन में क्या चीज़ गुजरी होगी या नहीं गुजरी, और उन्होंने क्या फैसले किए या करवाए गए उनसे। तो ये तो उनकी इब्तदा की बात है, पहले 16 से लेके 19 तक। हाँ, उसके बाद तो फिर और बहुत सी बातें हुई हैं विच वी कैन डिस्कस, मगर इसमें कोई शक नहीं है कि जब ये एक्सटेंशन की बात आई तो ये और आई ना ये एक्सटेंशन की बात, तो उसी वक्त का मैं ये हवाला दे रहा हूँ कि इनको ये सोचना शुरू कर दिया था एक्सटेंशन का, कि एक्सटेंशन अब मिलनी है नहीं मिलनी, लेनी है नहीं लेनी। और देखिए एम्बिशन तो थी, उमंग तो थी कि मैंने एक्सटेंशन लेनी है। उस वक्त जो इनका जो अकट हुआ वो जनरल फैज़ के साथ हुआ। अब जनरल फैज़ का भी इंटरेस्ट ये था कि इनको अगर एक्सटेंशन मिल जाती है तो फिर इनकी एक्सटेंशन के बाद मैं वो 5वें नंबर पे आ जाऊंगा, 4थे नंबर पे आ जाऊंगा, मैं उस लिस्ट में आ जाऊंगा। और अगर इमरान खान पावर में हुआ तो वो मुझे सेलेक्ट कर लेगा। उसके लिए मुझे 2 काम करने हैं, एक तो बाजवा के साथ इसकी एक्सटेंशन करवानी है, और दूसरा ये है कि उस वक्त ये DGC थे, ये ISI बनना है,
मैंने ISI का चीफ भी बनना है ताकि इमरान को मैं सस्टेन कर सकूं और इमरान को अगली इलेक्शन में जिताऊं। जब अगली इलेक्शन जीतेगा तो फिर उसके बाद मेरी बारी आएगी, फिर मैं 5-6 साल मैं काट जाऊंगा और इमरान भी काट जाएगा, बाजवा के भी 6 हो जाएंगे, मेरे भी 3 से 6 हो जाएंगे, इमरान भी रह जाएगा। तो तीनों के इंटरेस्ट जो थे वो कोइंसाइड कर गए और बाजवा साहब और जनरल फैज़ का इकट्ठ हो गया। दोनों के जो एम्बिशंस थे वो मिलते थे। अच्छा, तो बाइंडिंग फोर्स ये थी। बाइंडिंग फोर्स ये थी। इसके अलावा कुछ रिश्तेदारियां भी निकली वाया बाजवा साहब के जो ससुर हैं उनके भी जनरल फैज़ हमीद के वालिद के साथ बड़े तल्लुकात थे और उन्होंने भी एक अच्छा रोल अदा किया इन दोनों को इकट्ठा करने में और इकट्ठा रखने में। जबकि बड़ा प्रेशर आ रहा था एक स्टेज पे लेटर जनरल फैज़ के ऊपर कि जी इनको निकाला जाए, ये तो बहुत करीब चले गए इमरान के, फ़ौज को बदनाम कर रहे हैं, ऐसे 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 काम कर रही है जो आज तक किए नहीं है। तो उस वक़्त भी इन दोनों को इकट्ठा रखने में इनके ससुर का भी बहुत रोल था। तो अब इस किस्म की एम्बिशंस, जनरल बाजवा की एम्बिशन फॉर अ 3rd टर्म, 2nd टर्म, इमरान की एम्बिशन फॉर अ 2nd टर्म और जनरल फैज़ की एम्बिशन टू बिकम द चीफ आफ्टर द 6 years ऑफ जनरल बाजवा। तो ये भी जो सियासत चल रही थी जिसके अंदर आप जमहूरियत और ऑपोजिशन और ये सारी बातें चल रही थी, उसके अंदर जो था ये 3 लोगों के पर्सनल एम्बिशंस भी चल रहे थे। सही, ठीक। सेठी साहब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आकर मैं बाजवा डॉक्ट्राइन पे बात करना चाहूँगी कि वो क्या थी और फिर उसका नुकसान क्या हमने देखा और उसका फ़ायदा क्या हुआ। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सेठी साहब, अभी आपने कहा एक्सटेंशन का कि एक्सटेंशन उस वक्त मतमा नज़र बन चुकी थी, तो ये तो समझ आती है कि इमरान खान जो हैं वो उन्होंने तो सपोर्ट करना ही था बाजवा की एक्सटेंशन को, लेकिन नून लीग पर ऐसे क्या प्रेशर्स थे कि नून लीग भी उनको सपोर्ट करने पे मजबूर हो गई? देखिए, मेरा ख्याल है नून लीग को इतना तो पता चल गया था कि बाजवा साहब जो हैं वो एक मजबूरी के तहत और अपनी उमंगों के ज़रिए, अपनी एम्बिशन के ज़रिए वो इमरान खान के कैंप में चले गए हैं। मगर ये नहीं है कि वो नून लीग के कैंप से या नवाज़ शरीफ से दूर हो गए हैं। अभी भी कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं नवाज़ शरीफ के लिए और यही इसी किस्म की इशारा भी हुआ था जनरल बाजवा की तरफ से कि अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं मतलब है कि मैं न्यूट्रलिटी की तरफ जाने की कोशिश करूँगा। अगर इनको ये पता ना होता तो ये कभी ना करते। तो नून लीग को भी फिर शहबाज शरीफ साहब ने और ख्वाजा आसिफ साहब ने आके नवाज शरीफ को समझाया कि आप हमें चाहिए गेम में रहने के लिए लचक का मुजाहिरा करें, लचक का, और ये कि अगर हमने इसको अपोज किया तो फिर को तो ये बिल्कुल ही बाजवा जो है ये वो चला जाएगा उधर, हमारे लिए गुंजाइश ही कोई नहीं होगी। आगे बड़ी अभी कशमकश होनी है इसके, और फ़ौज के अंदर भी कुछ थोड़ी सी बेचैनी है कि इमरान खान डिलीवरी नहीं दे रहा, हालांकि सपोर्ट भी बड़ा है मगर और बाजवा को आइसोलेट ना करें, उसके साथ रब्ता रखें। ये ना हो कि उसके साथ भी रब्ता ख़त्म हो जाए और फिर फैज़ फुली पावरफुल हो जाए, फिर तो बिल्कुल हम फारग हो जाएंगे। तो और इसको एक्सटेंशन तो मिल ही जानी है, तो उससे बेहतर ये है कि हम भी सपोर्ट करें ताकि हमारी गेम जो है अगर हमने आगे चलानी है तो इसी के ज़रिए चलानी है, तो कोई रास्ता तो रहे। नहीं तो अगर हमने इसको अपोज़ किया तो फिर तो सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। और आपको याद होगा कि उस वक़्त ये शहबाज शरीफ साहब का भी इशू था और नवाज शरीफ साहब को भी पाकिस्तान से बाहर चले गए थे। तो जब वो चले गए थे, आज इमरान खान आपको कहते हैं कि अगर मैं होता तो मैं कभी ना जाने देता। इशारा उनका ये है कि बाजवा साहब ने ISI के ज़रिए या अपने और तल्लुकात की वजह से अदालतों के प्रेशर डाल के और खान नवाज शरीफ को बाहर भेज दिया। इसका मतलब है कि बाजवा साहब भी ये चाहते थे कि नून लीग जो है उनकी एक्सटेंशन सपोर्ट करे, इसलिए उन्होंने नवाज शरीफ साहब के साथ जो राब्ता था रखा हुआ था सीक्रेटली, और रवैया भी सॉफ्ट रखा हुआ था, जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब को जाने दिया। और शहबाज शरीफ साहब जो थे उनके साथ भी बिहाइंड द सीन्स बातें शुरू हो चुकी थी कि भाई, और वो तो जाहिर है बाजवा साहब तो चाहते थे कि किसी तरीके के साथ मैं कंट्रोवर्शियल ना बनूं, इनको मैं कुछ ना कुछ क्रम्स देता रहूं ताकि उम्मीद रखता रहूं ये रखें, ये ना हो कि ये भी मेरे ख़िलाफ़ बोल जाए। वो स्टेज आई जबकि बिल्कुल जब पता चला नवाज शरीफ साहब को कि उनके साथ हाथ हो गया और ये जो एक्सटेंशन वाला फ़ैसला था ये तो उनके हक़ में नहीं गया और बाजवा साहब तो अब बिल्कुल इमरान के साथ लग गए हैं। तो फिर जब वो आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब ने फैज़ का नाम लिया और जनरल बाजवा का नाम लिया एक जलसे में और कहा कि ये देखें ये क्या कर रहे हैं, तो नवाज शरीफ साहब भी मेरा ख्याल है फील कर रहे थे कि बिट्रेयल, भैया आपने हमने आपको एक्सटेंशन दिलवाई, आपको हमने चीफ बनाया, आपने मुझे निकाला भी, इसका ये मतलब था कि कुछ बातचीत चल रही है कुछ,
तो अब आपने जाके तो बिल्कुल अबाउट टर्न करके बिल्कुल ही इमरान खान के साथ हो गए और अब हम हमारे लोगों को जेलों में डाल रहे हैं। आपको याद होगा खान ने फिर शुरू कर दिया था सबको जेलों में डालना, और जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी वो ये थी कि नवाज शरीफ साहब चले जाएंगे और उसके बाद मरीम भी चली जाएंगी, मगर मरीम को रोक लिया खान साहब ने। और लंदन में ये थी कि यार ये क्या हुआ, तो फिर वो सॉफ्ट कॉर्नर उस वक्त बाजवा साहब का कहाँ गया? हाँ, वो मेरा ख्याल है खान साहब कहते हैं ना कि फिर खान साहब ने प्रेशर बाजवा साहब के ऊपर कि आप तो सपोर्ट नहीं कर रहे, मैं तो इनको सबको अंदर करना चाह रहा हूँ और आप इनको अदालतों के ज़रिए इनको छुट्टी मिल रही है। इशारा यही था कि आप अदालतों को कह रहे हैं, नहीं तो मैं जब कहूँ तो अदालतें तो मेरी बात मानेंगी। मगर और नैब का भी यही था कि नैब जो केसेस थे वो जा कहीं नहीं रहे थे। अभी भी खान साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नैब इनके पास थी, मेरे पास तो नहीं थी, कुछ भी नहीं हुआ, ये नहीं, इन्होंने सपोर्ट नहीं किया। तो वो इल्ज़ाम जो है उसमें कुछ वज़न है। बाजवा साहब की अपनी जो पर्सनल एम्बिशंस थी और जो ओरिजिनल सॉफ्ट कॉर्नर था नवाज शरीफ के लिए वो बरकरार रहा। दोनों चीज़ें साथ साथ चलती रहीं। और यहाँ तक कि जब नवाज शरीफ साहब बाहर गए, मगर उसके बाद फिर इमरान ने रोक लिया, मरीम को नहीं जाने दिया। तो उस वक़्त फिर ये ऐसे लगा नवाज शरीफ साहब को कि शायद एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि आप ये विच हंट नहीं करेंगे, आप रोकेंगे। वो तो हुआ नहीं, आपने मरीम को भी रोक लिया। तो फिर गुस्से में फिर मियाँ साहब ने कहा बहुत हो गया, इन्होंने अटैक किया। जब वो अटैक किया तो ये सारा GSU हिल गया। ये पहली दफ़ा किसी ने नाम लेके इतने हाई लेवल ऑफिशियल्स को टारगेट किया और एक पूरी लहर, सारी नून लीग भी हिल गई, अवाम भी हिल गई और लोगों ने कहा यार गलत सही कह रहे हैं, तो सारा वही कर दे पहले। वो पहली दफ़ा इनके ऊपर फोकस आया, हिल गए। फैज़ तो नहीं हिले मगर बाजवा साहब हिल गए। और उस वक़्त फिर फ़ौज के अंदर एक बेचैनी शुरू हो गई कि शायद हम इमरान की तरफ बहुत आगे बढ़ गए हैं और वो डिलीवरी भी नहीं दे रहा और अब हमें अपोजिशन भी गालियां दे रही है। और ये भी वाज़े हो गया था कि ये कामा के ऊपर डिस्क्वालीफाई करना, सुप्रीम कोर्ट भी बदनाम हो रहा था, साकिब निसार भी बदनाम हो रहा था, आसिफ खोसा भी बदनाम होना शुरू हो गया मीडिया के अंदर। तो ये सारी चीज़ें शुरू होने हो गई थी। तो उस स्टेज पे फिर ये मेरा ख्याल है ये फ़ैसला 2021 में बाजवा साहब कहते हैं कि हमने फरवरी में इंस्टीट्यूशनल फ़ैसला ये किया कि हम थोड़ा दूर पीछे हटना चाहते हैं। और जब ये पीछे हटे तो उस वक़्त क्या हुआ, उस वक़्त ये हुआ कि सेनेट के इलेक्शंस थे। सेनेट के इलेक्शंस के अंदर यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए और इमरान खान का कैंडिडेट शेख साहब जो फाइनेंस हफीज़ शेख साहब वो हार गए। इमरान खान ने इल्ज़ाम लगा दिया इन पर, इन्होंने कहा ये क्या हुआ, आपने तो मेरा कैंडिडेट जिताना था, तो आप पे तो कैमरे लगाए हुए हैं, ये किया हुआ है, वो किया हुआ है, जनरल फैज़ ने सब कुछ किया हुआ था। और ये हुआ क्या, हुआ यही था कि ये पीछे हट गए थे, जिसका ये जिक्र करते हैं कि यहाँ से मामलात ख़राब हो, यहाँ से ओपनली फिर खान ने इनको अक्यूज़ किया कि आपने मेरा साथ नहीं दिया। तो यहाँ से फिर मामला थोड़ा ख़राब होना शुरू हुआ, जिसका जिक्र उन्होंने किया है, बताया नहीं वजह क्या थी, वजह ये थी सेनेट इलेक्शंस के। और उसके बाद फिर आगे जाएँ तो वो जनरल फैज़ के ऊपर इशू बन गया कि आपको पता है कराची के अंदर जो मरीम के बेडरूम के अंदर वो इशू था, वो भी ISI की तरफ से हुआ था, वो भी एक बैकफायर किया, बड़ा सीरियसली बैकफायर किया। और फ़ौज के अंदर लोगों ने ये कहा कि यार ये क्या कर रही है ISI, हम ऐसे काम तो नहीं करते। और वो ज़ाहिर है नून लीग ने काफ़ी उसको एक्सप्लॉइट किया, बड़ा शोर शराबा हुआ, देखें जी क्या हो रहा है, क्या जनरल फैज़ की पोजीशन कमज़ोर हो गई, उस वक्त DGC थे, ये कमज़ोर हो गई। फिर इनको ISI बनाया गया जब चीज़, तो उसके अंदर भी कुछ फ़ौज के अंदर लोग थे जो समझते थे कि ये नहीं होना चाहिए। मगर उस वक्त तक जनरल फैज़ और बाजवा साहब का जो एम्बिशन थी और जो आगे जाने का जो रास्ता था उस वक्त तय हो चुका था। फिर पीछे हटना पड़ा। जब पीछे हटना पड़ा 2021 में पीछे हटना पड़ा तो उस वक्त फिर ये जनरल फैज़ के ऊपर इशू बना। जनरल बाजवा ने कहा कि इनको अब ISI से हटा के, और ये फ़ौज का इनके अंदर जो लोग थे सीनियर जनरल्स, उनका ये था कि फैज़ को हटाओ यहाँ से अब। और तो इन्होंने जाके कहा कि इनको हटाना है, इनको कोर में डालना है हमने। और इमरान खान ने कहा नहीं, क्योंकि उनको पता था कि अगर जनरल फैज़ चले गए तो मेरा कौन साथ देगा, मैं तो उड़ जाऊंगा, मेरे पास तो बंदे कोई नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो वहाँ से फिर जो है ना असली इश्यूज़ जो है ना ओपन हो गए कि वो कह रहे थे कि जी फैज़ को चेंज करें, वो करना नहीं चाह रहे थे, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। इवेंचुअली हुआ तो वही। और मैं आपको बता दूंगा आखिरी स्टेज पे क्या हुआ। आखिरी स्टेज पे ये हुआ कि जनरल बाजवा मिलने गए प्राइम मिनिस्टर साहब को, इमरान खान साहब को, और कहा जाके उन्होंने कि जी अब बहुत हो गया, हर महीने आप कहते हैं अगले महीने अगले महीने अगले महीने, और मैं जाके अपने कोर कमांडर्स को कहता हूँ अगले महीने अगले महीने अगले महीने, तो ये मेरी भी बड़ी बेइज्जती हो रही है, बहुत हो गया है, तो अब मैं इसको चेंज करूँगा।
तो टू विच इमरान खान सर ठीक है कर दें। इन्होंने आके अनाउंसमेंट कर दिया ISPR की तरफ से कि ये जनरल जो हैं कराची से वो आ रहे हैं और जनरल फैज़ जो हैं वो जा रहे हैं पेशावर, और नोटिफिकेशन नहीं हुआ फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। और वो टेंशन हो गई कि जी वो हमने कर दिया आपके कहने के ऊपर, ओके गो अहेड, और खान साहब रोक के बैठ गए। खान साहब ने कहा मैं नहीं कर रहा, ये चेंज हिज माइंड। उसके ऊपर और टेंशन हुई, इतनी टेंशन हुई कि आपको मैं क्या बताऊं, वो फिर रुकी नहीं वो बात। और ऑपोजिशन बैठी हुई थी, देख रही थी ये सारा कुछ क्या हो रहा है। और मेरा ख्याल है उन्होंने अब सोचा कि ये जो अब फैज़ को ISI से हटा दिया, इसका मतलब है अब रास्ता हमारे लिए खुल गया। और उन्होंने फिर आपस में बैठ के ये फ़ैसला किया कि अगर ये थोड़े बहुत न्यूट्रल भी हो गए हैं और दूर हो गए हैं या होना चाह रहे हैं, इसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तैयारी करनी। फाइनली जो है वो नो कॉन्फिडेंस और नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तैयारियां नवंबर में, जैसे ही जनरल फैज़ पेशावर गए तो इन्होंने नवंबर दिसंबर में वो तैयारियां शुरू कर दी। इनको 4 महीने लगे उसको पूरा करने में। ठीक, उस पर भी इमरान खान साहब जो है वो इल्ज़ामात लगाते हैं कि अगर ये साथ ना देते तो ये कभी भी कामयाब ना होती अदम एतमाद की तहरीक। इस पर बात करेंगे, स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सेठी साहब, वक्त कम है, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया तो इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया कि अगर ये जो बाजवा साहब हैं ये उनका साथ ना देते तो फिर ये कभी भी तहरीक कामयाब ना होती। पहले तो ये बताएं कि क्या ये दुरुस्त इल्ज़ाम था, और दूसरा ये कि जो भी मामलात हुए, अदालतें खुली जिस तरह से करके और जिस तरह से इमरान खान निकले वहाँ से, तो इसके पीछे बाजवा साहब का क्या रोल था? और गवर्नमेंट बनने के बाद, ये जो अभी PDM की गवर्नमेंट बनी, इसके बाद बाजवा साहब का क्या रोल है? देखिए, जब बाजवा साहब ने ये फ़ैसला किया कि हम मदाखलत नहीं करेंगे तो इनको PDM वालों को पता चल गया, ये फिर इकट्ठे हो गए। उससे पहले ये इकट्ठे नहीं थे, आपको पता ही है। पीपल्स पार्टी अलग थी, ये बाकी 8 जमातें अलग थी, ये इकट्ठे हो गए। इन्हें देखा कि अब हम कुछ कार्रवाई करें, क्योंकि ISI की वजह से लोग छोड़ते नहीं थे अलायंस को, इमरान खान की पार्टी को। तो MQM का इशू था, चौधरी परवेज़ इलाही का इशू था और छोटी जमातों का। तो जरदारी साहब ने सबसे रब्ता करना शुरू किए। उन्होंने जब रब्ते शुरू हुए तो उन्होंने फ़ोन करने शुरू कर दिए जनरल बाजवा को, क्या हुक्म है। वहाँ से कोई जवाब नहीं मिलता था। वो कन्फ्यूज़ हो गए, उनके यार ये क्या, हमें तो पहले सारे ऑर्डर आते थे तो अब, और ISI भी कुछ नहीं कह रही, तो करना क्या है। इन्होंने ऑपोजिशन ने पूरा फ़ायदा उठाया, उनको कहा वो फारग हो गए, वो नहीं चाहते। एक्चुअली उनकी जो साइलेंस है, जो चुप जवाब नहीं दे रहे, उसका ये मतलब है कि उन जो मर्ज़ी कर लो, साढ़े नाल आ जाओ तुसी, वो दे आर सिक ऑफ इमरान खान। तो ये कह के उन्होंने अपने लोग इकट्ठे किए और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया। अब बात यह है कि इमरान खान कहता है कि बाजवा साहब ने हेल्प की उनकी। बाजवा साहब ने उनकी हेल्प नहीं की, बाजवा साहब ने इमरान की हेल्प नहीं की। पहले ये होता था कि वो फ़ोन करके पूछते थे तो वो कहते थे ये करो, फ़ोन करके कहते थे ये करो। अब क्योंकि वो फ़ोन की जवाब नहीं मिलता था, ये वो कहते थे जो आप समझते हैं अपने इंटरेस्ट में वो करें, हम नहीं कुछ कहते। उससे लोगों ने ये सोचा कि अब ये इमरान से दूर हो गए, इसलिए एक और तरीके से हमें कह रहे हैं कि कर लो, तो लोगों ने फिर कर लिया। तो इमरान खान की जो बात है वो आधी दुरुस्त है, आधी दुरुस्त नहीं है। उनका ये कहना कि जी इन्होंने करवाया नहीं, इन्होंने रोका नहीं, दोनों में फ़र्क है। ठीक, तो ये इसीलिए देर लगी। अगर ये करवाते तो ये तो 15 दिन में करवा सकते थे। इन्होंने करवाया नहीं, रोका नहीं। ठीक, क्योंकि रोका नहीं तो वक्त लगा, लोगों ने कहा पता नहीं करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। तो एक तो ये बात, तो ये जब हो गया तो आखिरी स्टेज फिर यही हुई कि जनरल बाजवा की और इमरान खान साहब की जो फाइनल जो डिस्कशंस थी उसके ऊपर, जब वो कह रहे थे कि अब इन्होंने डिज़ोल्व करने की कोशिश की, तो उस वक़्त फिर आखिरी स्टेज पे खान साहब उस वक़्त भी तैयार नहीं थे घर जाने के लिए, और हर किस्म के हरबा इस्तेमाल करना चाह रहे थे। और उनको डर ये भी था कि शायद वो जनरल बाजवा को सैक कर दें। इसलिए फिर अदालतें खुलवाई गई कि अगर वो इस किस्म का कदम उठाते हैं वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, और जो रुकावटें क्रिएट कर रहे हैं डिज़ोल्वमेंट में वो भी होगा। तो इसलिए फिर वो फाइनल जिसे कहते हैं ना पार्टिंग थी, क्योंकि और जब ये फ़िक्र आ गया कि ये तो सैक कर देगा तो फिर जाहिर है फिर रास्ते अलग हो गए। उसके बाद तो जाहिर है हमें पता क्या चला, उस वक्त जनरल बाजवा का ये मौक़िफ़ था, क्योंकि अभी तक वो एंटी इमरान नहीं हुए थे, ना ही वो एंटी नवाज़ थे। वो कभी इधर झुकते थे अपने आप को उनको समझाने के लिए, कभी इधर झुकते थे, और उस झुकाव में ही वो मारे गए, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। जब वो ये नई हुकूमत आई तो इन्होंने तजवीज़ ये दी थी कि आप अब इलेक्शन की तरफ चलें, जल्दी इलेक्शन करवा लें,
और वह उसके पीछे सोच जनरल बाजवा की शायद ये थी कि इमरान आजकल इतना पॉपुलर नहीं है, आप ज़्यादा पॉपुलर हैं, अच्छे इलेक्शन हो जाएंगे और आप अभी करवा लें। इन्होंने ये फ़ैसला पहले किया हम छोड़ते हैं हुकूमत, पीडीएम वालों ने, फिर ये फैसला किया नहीं छोड़ते और रहते हैं। जब वो रह गए तो बाजवा ने कहा अब ठीक है, अब रह गए हैं तो फिर IMF प्रोग्राम करें। फिर इनको वो करना पड़ा और ये अनपॉपुलर हो गए। फिर इनको समझ आई कि ओहो मारे गए हम, मगर उस वक्त तक तो पानी सर से चला गया था और इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी वापस बढ़नी शुरू हो गई, जिसके साथ आपने देखा इस पीरियड के दौरान रिटायर्ड अफसर्स, ये वो फ़ौज के अंदर बड़ी बेचैनी हो गई कि ये तो बड़ा पॉपुलर आदमी है, हमने क्या किया है, ये हमारी लीडरशिप ने क्या किया है, एंड सो ऑन। तो फ़ौज के अंदर से भी जब बाजवा के ऊपर प्रेशर आना शुरू हो गया, उधर से खान साहब ने अटैक करना शुरू कर दिया, उधर से ये PDM की गवर्नमेंट जो थी ये कामयाब नहीं रही। तो इस सूरत में आखिरी स्टेज तक मैं आपको बताऊं, इनकी ये कोशिश रही कि किसी तरीके के साथ मेरे घर जाने से पहले ये दोनों साइड्स जो हैं मिल के बात कर लें, कोई रास्ता ढूंढने, इलेक्शंस की तरफ चलें। कम से कम जब मैं जाऊंगा तो तारीख में ये लिखा जाएगा कि ठीक है बाकी बातें अपनी जगह पे, मैं जाते जाते इलेक्शन करवा गया, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा गया, एक लेवल प्लेइंग फील्ड कर गया। तो और नवाज शरीफ साहब को भी आ गई, मगर वैसे हुआ नहीं, क्योंकि आमतौर पे ऐसे होता नहीं है, सियासत बड़ी ख़तरनाक किस्म की चीज़ है। और आखिर में यही हुआ कि ना वो इधर करे ना वो इधर करे, दोनों तरफ से गाली पड़नी शुरू हो गई, कोई इनको ट्रस्ट नहीं करता था। आखिरी स्टेज पे इन्होंने जाते जाते कोशिश की कि किसी तरीके के साथ जनरल सायर को आर्मी चीफ बना दिया जाए। वजह कि इमरान खान उनको सपोर्ट कर रहे थे, जनरल सायर को, और जनरल आसिम को नवाज शरीफ साहब कर रहे थे। इनका ये ख्याल था कि जाते जाते भी वो इमरान खान को जाते जाते इनका ये ख्याल था कि इनको जो ख़तरा था वो नवाज शरीफ से नहीं है, उनको ख़तरा था इमरान से, क्योंकि PTI ने इनको गाली दी थी, अभी भी PTI गाली दे रही है, नून लीग तो कुछ नहीं कह रही। इनको ये था कि मैं अगर चला गया तो मेरे पीछे तो मुझे गाली पड़ेगी और वो PTI से पड़ेगी। न्यूट्रलाइज़ करने का ये तरीका कि खान साहब को जाते जाते अगर मैं इलेक्शन नहीं दे सका तो मैं एक ऐसा आर्मी चीफ दे जाऊं जो कि इनके थोड़ा बहुत हामी हो और नवाज़ के इतना थोड़ा सा खिलाफ हो या टिल्टेड उसकी इस तरफ हो, तो शायद खान साहब फिर मुझे गाली देना बंद कर देंगे। अच्छा। तो ये हमेशा से कभी इधर जाते थे कभी इधर आते थे, और उसके अंदर मैं समझता हूँ ये हमेशा होता है सियासत में कि अगर आप अपने दो पाँव जो हैं एक कश्ती में लगाएं एक दूसरी में, और इतनी बड़ी ख़तरनाक सियासत हो रही हो तो आप डूब जाते हैं, आप बस ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। तो यही हुआ उनके साथ। अपोजिशन ने अपनी गेम अच्छी खेली, खान साहब ने अपनी गेम बुरी खेली, जनरल बाजवा ने अपनी गेम बहुत बुरी खेली, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। सही, बहुत शुक्रिया सेठी साहब। नाजरीन, प्रोग्राम से मुतालिक अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।